तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखिए, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है अभी रांची यूनिवर्सिटी में, और बाद में फिर एनपीयू का होगा। एनपीयू का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने दे दिया है, ठीक है। और यह फ्यूचर में भी काम देगा। तो देखिए, सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 2 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के 550 तक का इतिहास, यानी कि अर्ली इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट डेज टू 550 AD, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है रांची यूनिवर्सिटी में, और इसका मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में गेस्ट पेपर जैसा दे दूंगा, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और इसमें टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हैं, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके उत्तर, ठीक है। जो 4 एग्ज़ाम में अगर आप 10 प्रश्न करके जाएंगे यहाँ से, तो 4 आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली मैच करेगा, ठीक है। और ये फ्री में है, सब कुछ फ्री में। मैं पैसा किसी चीज़ का नहीं लूँगा आपसे, मतलब कंपलसरी नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में 4 डेफिनेटली मैच करेगा, इतना मैं बोल देता हूँ। नहीं मैच करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग सिलेबस देख लें क्या? सिलेबस चलिए देखते हैं। तो चलिए, सिलेबस को मैंने इंक्लूड कर लिया, इसी में मर्ज कर दिया है। और ये हमारा देखिए, पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस आपका दिया गया सेमेस्टर 2, और रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का काम देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 550 तक का इतिहास है, ठीक है। और इसमें जो आपको टोटल पढ़ने हैं 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। पहला है आपका सोर्स, ठीक है, हिस्ट्रियोग्राफी एंड द प्री हिस्टोरिक इंडिया। फिर दूसरा आपका आर्यन सिविलाइजेशन पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू मौर्य एज। और फिर पढ़ना है आपको यूनिट 4 में पोस्ट मौर्य एज। और यूनिट 5 में पढ़ना है आपका इम्पीरियल गुप्तास। तो ये पढ़ने हैं आपको 5 यूनिट, ठीक है। यार क्या बताऊँ, आज ना वीडियो बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कभी इस रूम कभी उस रूम, गर्मी के कारण ना मतलब लेट हो गया वीडियो, नहीं तो मैं और पहले वीडियो इसका लाता, ठीक है। चलिए, फिर भी सब कुछ इम्पोर्टेंट करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो पहला है हमारा बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है, ठीक है। राइट या रोट शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिज्म, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में मुझे जहाँ तक मालूम है, हर किसी को मालूम है थोड़ा बहुत, ठीक है। चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर कोई सुना है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और एक प्रचार भारतीय जैन एक मिनट यार, सॉरी, मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पे डाटा जो है मिसमैच किया है। ये इसको नहीं पढ़ना, ये जैन धर्म वाला इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये डेटा मिसमैच है, यहाँ से यहाँ तक ये जैन धर्म का है, ठीक है। तो सॉरी, इसको मैं काट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इसको काट के डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है बौद्ध धर्म का। देखिए, बौद्ध धर्म क्या है कि इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से होती है ना। तो बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है और दर्शन है, ठीक है। धर्म के साथ साथ क्या है, दर्शन है, यानी कि फिलॉसफी है, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, ठीक है। यह धर्म जो है दुख की प्रकृति, उसके कारण और दुख से मुक्ति का मार्ग बताती है कि कैसे दुख से मुक्ति मिलेगा। वो फिल्म देखें, बोलता है ये दुख खत्म कर नहीं होता है बे ठीक है। तो उसको बोलिए बौद्ध धर्म तुम शिक्षा लो बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना बुद्ध ने की थी, और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के धर्मों में से एक है, और अभी पूरा मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी हो गया बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म लगभग 563 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, जो सिद्धार्थ यानी कि बचपन के नाम था गौतम बुद्ध का, इनकी शिक्षाओं पर आधारित थी, उनके जीवन अनुभवों पर आधारित थी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म में जो है कुछ आर्य सत्य बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, ठीक है, ये आर्य सत्य कहे जाते हैं। ये 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? जो दुख की प्रकृति, दुख के कारण, दुख से मुक्ति और दुख से मुक्ति के मार्ग का वर्णन करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा ये अष्टांगिक मार्ग भी है, मतलब 8 गो मार्ग है, 8 गो रास्ता है। ठीक है, तो यह एक नैतिक जीवन जीने का मार्ग है जो सही समझ, सही सोच, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि पर आधारित है। नाम सुने ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, यही सब है। ठीक है, सम्यक मतलब सही। अगर आप ये जीवन में 8 धर्म को पालन करते हैं तो आप जीवन से मुक्त हो जाइएगा। सच में नहीं नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो मालूम नहीं होंगे या नहीं होंगे वो अलग की बात है। तो जीवन में तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, आप भी बंधे हैं, हर कोई बंधा हुआ है ना। और वही आता है कि ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता है बे। जो सही समझ, ठीक है, सही समझ, सही सोच, सही वाणी यानी कि जो बोलना है वही बोलेंगे, सही कर्म जो करना है वही करेंगे, सही जीविका यानी कि सही चीज़ खाना है। ठीक है, मीट मांस नहीं खाना है, छोड़ पाइएगा। सही प्रयास, सही दिशा में प्रयास करना है। सही ध्यान, ठीक है, सही टाइम पे ध्यान लगाना है, योग करना है। सही समाधि करना है। जब इतना आदमी कंट्रोल कर लेगा तो वो आदमी नहीं रह जाएगा, वो भगवान बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब मतलब बातें हैं बड़ी बड़ी, रियल लाइफ में अगर इम्पेक्ट हो जाएगा तो वो आदमी आदमी नहीं रहेगा, वो भगवान बन जाएगा। रियलिटी बताते हैं। ठीक है, मतलब वो आदमी नहीं रह पाएगा, क्योंकि आदमी जो वही होता है जिसमें थोड़ी सी सब मात्रा हो, थोड़ा सा काम हो, थोड़ा सा क्रोध हो, थोड़ा सा, समझ रहे हैं बात को ना, काम, क्रोध, अर्थ, लाभ, हानि सब होता है थोड़ा थोड़ा। तो व्यक्ति संतुलन हो तो वह सही जीवन है। लेकिन एकदम सब ध्यान कर लीजिएगा तब तो फिर आप साधु बन जाइएगा। चलिए, कर्म और पुनर्जन्म, यह सिद्धांत कहलाता है कि हमारे कर्मों के आधार पर हम अगले जन्म के में विभिन्न परिस्थितियों और पुनर्जन्म लेते हैं। ठीक है, निर्वाण मतलब कि मोक्ष, यह दुख से मुक्ति की अंतिम स्थिति है। समझ गए हैं? दुख से मुक्ति कब होगा? जब आप ये शरीर छोड़ दीजिएगा, हम ये शरीर छोड़ देंगे, हम सब ये शरीर छोड़ देंगे, तब दुख से मुक्ति मिलेगा। ठीक है, तो मुक्ति का प्रतीक है। चलिए, किसको किसको मुक्ति चाहिए? चाहिएगा? आप बोलिएगा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए ना। तो मुक्ति चाहिए तो फिर तभी मिलेगा जब आप मुक्त हो जाइएगा। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं, इसमें थेरवाद बौद्ध धर्म सबसे पुरानी शाखा है। ठीक है, जो दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है, और महायान बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शाखा है। ठीक है, महायान, हीनयान जो पूर्वी एशिया में लोकप्रिय है। इसके अलावा विरजायन बौद्ध धर्म की एक और शाखा है, और जो तिब्बत और भूटान में लोकप्रिय है। समझ रहे हैं? बौद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म जितना फैला नहीं है ना, उससे ज़्यादा बौद्ध धर्म फैल गया है। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म का ही एक भाग है, क्योंकि गौतम बुद्ध पहले तो हिंदू थे और उन्होंने ही धर्म की स्थापना की। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ठीक है, ये 3 गो धर्म को हिंदू धर्म का ही छोटा भाग माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये तीनों जो हैं आपके हिंदू धर्म का ही भाग है। ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन और सिख जो है तीनों हिंदू धर्म का ही भाग है, हिंदू धर्म का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने विश्व भर में शांति, अहिंसा, करुणा मूल्यों को बढ़ावा दिया है। यह एक ऐसा धर्म है जो ज्ञान, समझ पर जोर देता है और लोगों को अपनी जीवन में अर्थ खोजने में मदद करता है। ठीक है, मीनिंग। चलिए, ये हो गया बौद्ध धर्म। और बाकी डिटेल में और लिखना है तो लिख दीजिएगा कि गौतम बुद्ध जब एक बेटे को 10 जन्म दिए, बेटा का नाम था राहुल, उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आधी रात को घोड़े पे सवार होकर भाग गए, और इन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे। और जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, जो आज बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से बता देना है। अगला है जैन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, रोट अ शॉर्ट नोट ऑन जैनिज्म। जैनिज्म, देखिए जैन धर्म हमारे झारखंड में पारसनाथ बहुत बड़ा फेमस है जैन धर्म का। ठीक है, पूरे भारत से लोग आते हैं पारसनाथ जैन धर्म की यहाँ पे। ठीक है, तो जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। यह धर्म सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और अहिंसा को महत्व देता है। यह मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सभी जीवों और प्राणियों को नुकसान न पहुंचाने का सिद्धांत है और सत्य बोलना, झूठ से दूर रहना, ठीक है, धन इकट्ठा न करना, अस्तेय, चोरी न करने का सिद्धांत, ब्रह्मचर्य यानी कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, जबकि आप क्या करते हैं, इंद्रिय को कंट्रोल में रखते हैं आप पूर्ण छूट दे देते हैं। कॉलेज जाते हैं तो इधर उधर ताकते रहते हैं ना, कॉलेज क्या है, सड़क में चलते हैं तो इधर उधर ताकते रहते हैं। तो इंद्रिय पे तो आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है बॉस, आप जो भी हैं बॉयज़ या गर्ल्स, ठीक है। तो इंद्रियों पे नियंत्रण करो, ठीक है, और भागों से दूर रहने का सिद्धांत है। अपरिग्रह यानी कि संपत्ति को धन का संचय नहीं करना है, काहे लो पैसा जमा करता है रे भाई है टीचर, ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए जो आध्यात्मिक और मार्गदर्शक और शिक्षक होते थे। फिर अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और ऋषभ देव थे प्रथम, कौन, ऋषभ देव थे प्रथम, और ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है। ऋषभ देव, इनको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। और अंतिम 24वें नंबर के महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी भी अपने एक बेटी, ठीक है, और अपनी वाइफ को छोड़ के मध्य रात्रि में, सेम बौद्ध धर्म के जैसा ही बहुत कुछ मिलता जुलता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, भाग गए आधी रात को और ज्ञान की प्राप्ति की फिर, ठीक है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मतलब बहुत मिला जुला रूप है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, गांधार शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधार स्टाइल। देखिए, अब नाम सुना होगा आपने गांधारी, कौन थी गांधारी गांधारी साग, नहीं नहीं नहीं, गांधारी महाभारत की गांधारी, ठीक है। गांधारी कौन थी, कुंती की गोतनी, मतलब क्या नाम था उनका, पांडु और कौरव, तो कौरवों की माँ थी ना, हाँ, कौरवों की माँ थी गांधारी। जो अंधा था ना, ठीक है, अंधा की वाइफ थी। और क्या नाम था उसका, दुर्योधन, दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गांधार शैली प्राचीन भारतीय कला की एक प्रसिद्ध शैली है जो मुख्यतः उत्तरी और पश्चिमी भारत, ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब लगभग आपका उत्तर का भाग, नॉर्थ इंडिया और फिर वेस्टर्न इंडिया दोनों मिला के, जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विकसित हुए थे, ठीक है। यह शैली ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी और इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति बनाई गई थी। यह शैली पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकसित हुई। इनकी विशेषताएं हैं कुछ, चलिए जानते विशेषताओं को। तो पहला विशेषता यहाँ पे है कि ग्रीक रोमन प्रभाव, ठीक है। ये क्या है जी, तो इस शैली में, ये जो शैली है, इस शैली में ग्रीक और रोमन कला के तत्वों का प्रभाव स्पष्ट है, जैसे कि बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थवादी और प्राकृतिक रूप से बनाए गए चेहरे और शरीर हैं। बौद्ध धर्म से संबंध की बात करें तो यह शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित थी और इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को दर्शाया गया, ठीक है। कुछ बातें याद आ गई जिसके कारण मुझे हंसी आ गया, मतलब मेरा दोस्त हाल ही में शादी किया है, ठीक है, और चलिए इसके आगे नहीं बोल सकते हैं। गांधार शैली के प्रमुख केंद्र जो है, जब गांधार शैली है, ठीक है, उसका कहाँ था, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है और नष्ट हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यही वह विश्वविद्यालय है जहाँ पे चाणक्य ने पढ़ाई किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य सभी यहीं से पढ़ाई किए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, ठीक है। अभी तो नस्ते नाबूद हो गया। और देख लेते हैं, मूर्तियों की बात कर लेते हैं, यहाँ की मूर्तियाँ कैसे थी। तो देखिए, गांधार शैली में जो मूर्ति थे, गांधार शैली में काले बलुआ पत्थर का उपयोग करके बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। किसका प्रयोग करके और किन की मूर्ति बनाई गई थी, काले बलुआ पत्थर, किनकी मूर्ति बनाई गई थी, शिव भगवान की नहीं, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी,
ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करें। गुप्त काल आपको मालूम है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है। तो देखते हैं गुप्त काल। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ गुप्ता पीरियड। एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने प्रथम 3 क्वेश्चन कराए हैं आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म, ठीक है, और दूसरा है आपका जैन धर्म, और तीसरा है गांधार शैली। ये तीनों 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकेंगे, और बाकी अब जितने भी हैं ये सभी आपके 15 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से चलिए देखते हैं गुप्त काल, ठीक है। मैं सरसरी निगाह से आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम, एक ही वीडियो में आपका एक क्लास ख़त्म। तो हमारा है गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करें। देखिए गुप्त काल जो है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं यार। देखिए गुप्त काल में शासन व्यवस्था राजतंत्र की थी। राजतंत्र मतलब अभी जो लोकतंत्र है ना, ठीक है, उस समय राजा का तंत्र चलता था, तो राजतंत्र थी जिसमें राजा को सर्वोच्च अधिकारी प्राप्त था। जितना भी अधिकार है सब राजा को प्राप्त है। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद और विभिन्न अधिकारी होते थे। आप सभी को मालूम है, यही सब तो लिखना है यार, ठीक है। मैं केवल आपको याद दिलाता हूँ कि देखो जागो, यही सब लिखना है, ठीक है। प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? तो देखिए अभी जैसा प्रशासन है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, सेम उसी टाइम से केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था थी और स्थानीय शासन व्यवस्था थी। समझ गए? बस सेम प्रोसेस लिखना है। अगला है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो गुप्त काल की जो शासन व्यवस्था थी, इसकी मुख्य विशेषता थी, पहला राजतंत्र शासन हुआ करता था, ठीक है। यानी कि गुप्त शासन, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था, राज्य के सर्वोच्च शासक थे। वे स्वयं को दैवीय अधिकार से युक्त मानते थे और उनके अधीन अन्य छोटे राजा होते थे, ठीक है। तो राजा जो है जिसको महाराजाधिराज कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, अशोक का नाम सुने हैं बस। तो सम्राट जो है बड़े होते हैं राजा से, और महाराजाधिराज बड़े होते हैं, और सबसे बड़ा होता है चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती जो है अशोक थे, ठीक है। और हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो अशोक जो है मौर्य काल के राजा हैं, जबकि गुप्त काल मौर्य काल के बाद आया था। पहले मौर्य काल ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर गुप्त काल आया, ठीक है। अभी मौर्य काल भी जाएंगे हम लोग। तो समझ गए कि महाराजाधिराज जो है सबसे बड़ा था। अब केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार यानी कि केंद्र की शासन व्यवस्था, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें मंत्री, ठीक है, और महासंधि विग्रहक, जिसमें युद्ध शांति मंत्री, ठीक है, दंड शापिक पुलिस प्रमुख जिसको बोला जाता था, कोतवाल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, राजस्व अधिकारी रहा करते थे, जिसको आज के ज़माने में हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सीओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंचल ये महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल थे। अभी हम लोग सीओ को अंचल अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। वो उस टाइम पे राजस्व अधिकारी कहलाते थे, अभी भी कहलाते हैं। अगर आप ऑफिस वगैरह में जाइएगा तो लिखा रहता है रेवेन्यू ऑफिसर। अगला है हमारा प्रांतीय शासन व्यवस्था। राज्य में जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, राज्य की शासन व्यवस्था को, राज्य को भुक्ति, ठीक है, और प्रांत में विभाजित किया गया था। किसमें? भुक्ति में, प्रांत में विभाजित किया गया था, जिसके अधीन विषय थे। विषय को अभी जिला बोलते हैं, ठीक है, और भुक्ति को उस टाइम पे राज्य बोलते थे। अभी जो हम लोग राज्य बोलते हैं ना, उस टाइम पे भुक्ति कहा जाता था। विषय को तिथि को ग्रामों में विभाजित किया गया था। ये छोटा यूनिट कर दिया गया था। सबसे छोटा यूनिट था गांव, ठीक है। फिर आता है हमारा विभाजित किया गया था, और अब आता है स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो पंचायत हो गया। तो देखिए गांव में जो है, ग्राम में ग्राम पंचायत था, ठीक है, और इसी के माध्यम से गांव का सबसे छोटा यूनिट जो है ये होता था, ठीक है। शासन व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई ग्राम की शासन व्यवस्था होती थी। राजस्व प्रणाली, तो आय उस टाइम पे जितना आप कमाते हैं उसका 1/6 भाग आपको, मान लीजिए आप ज़मीन में 100 किलो अनाज कमाएं तो उसका 1/6 भाग आपको जमा करना होता था,
ठीक है। तो 100 किलो जैसे आपने कमाया, ठीक है। अब इसको 6 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाता है यहाँ पे एक, कितना बचा 4, 6 7 42, 6 7 42, लगभग जो है 17 किलो आपको अनाज देना है। अगर 100 किलो का अनाज उपज कर रहे हैं तो 17 किलो, जितना कमा रहे हैं उसका उसका छठा भाग आपको जमा करना होता था टैक्स के रूप में, ठीक है। न्याय शासन व्यवस्था, कल्याण शासन व्यवस्था, इस तरह से बताना है। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, ये जो गुप्त शासन व्यवस्था है भारतीय इतिहास का सबसे सुंदर, सबसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे भारत सबसे ज़्यादा उन्नति किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त काल की शासन व्यवस्था के सबसे महान राजा थे, ठीक है। बोले तो मोस्ट पावरफुल किंग, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है। और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। किसने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। लेकिन सबसे महान राजा जो है वह कौन है? समुद्रगुप्त, ठीक है। और कई बार समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों में। चलिए देखते हैं तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। जब भी किसी राजा की उपलब्धि पूछा जाए तो आपको जो है ना बताना है कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, ठीक है। यही सब बताना है, क्या क्या बनाए। तो देखिए जानते हैं, समुद्रगुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था जो मुख्य रूप से अपनी सैन्य उपलब्धि और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, और विजित राज्यों के साथ उदार व्यवहार किया और कला, साहित्य और संगीत का संरक्षण किया था। आगे बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, जैसे सैन्य विजय, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? सैन्य विजय। जैसे समुद्रगुप्त ने गंगा घाटी पर नियंत्रण स्थापित किया और पूर्वी बंगाल, असम, नेपाल, पंजाब के पूर्वी भाग पर, राजस्थान के विभिन्न इलाकों में, ठीक है, जनजातीय शासन के सम्मान प्राप्त किया। और उसने अपने अभियानों में 9 राजाओं को नष्ट कर दिया। कितना? 9 राजा को नष्ट किया, 12 अन्य अपने अधीन कर लिया। 12 जो है मतलब जो साथ में आया उसको ठीक, जो साथ नहीं माना उसको मार दिया, ठीक है। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में कहा जाता है। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है कि किसके युग को भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल लिख दीजिएगा केवल, और डिटेल में अगर आए तो समुद्रगुप्त, ठीक है। अब देखिए विजित राज्यों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक। फिर कला और साहित्य का संरक्षण उन्होंने किया, वो बताया गया है, ठीक है। मौद्रिक नीति उन्होंने अपनाया, मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर धर्म में उनकी उदारता थी, खास करके आपने नाम सुना है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इन्हें ही कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस में जैसी काम किया है वैसा ही भारत में इनका काम है। कहीं हम सही बोले तो भारत में जो है नेपोलियन से ज़्यादा इन्होंने काम किया था, ठीक है। नेपोलियन तो कुछ नहीं है इनके सामने, ठीक है। तुलना करना इनकी बेइज्जती है, उनकी नहीं। तुलना करना इनकी बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि ये नेपोलियन से कहीं ज़्यादा महान थे। आगे देख लेते हैं तो देखिए कहाँ पे थे यार। देखिए हरिसेन का नाम सुने हैं? हरिसेन जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। इधर है क्या जी? तो होगा तो बताएंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन नाम की एक लेखक ने लिखा था जो इन्हीं के टाइम पे थे, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है जो इनके दरबारी कवि थे। बस इतना याद करना है। नेक्स्ट है आपका कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करना है। कनिष्क, ठीक है, इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क। कनिष्क इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की स्थापना की, ठीक है। और इसमें फिर आपका धर्म का संरक्षण, बौद्ध धर्म का संरक्षण हुआ, ठीक है। कला और संस्कृति का विकास हुआ इनके शासनकाल में। उसके बाद साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया है, ठीक है, और काफ़ी दूर तक किया। मध्य एशिया से भारत क्षेत्र में अपने अधीन किया। शक संवत की स्थापना की, और जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। 7वां प्रश्न है आपका यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? क्यों आखिर मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राजा है, क्योंकि उससे पहले भारत नहीं था। ठीक है, भारत को जोड़ने का काम किसने किया? चाणक्य ने। और उसके प्रथम राजा कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम राजा हैं। ओके, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य की सहायता से धनानंद को मार के नंद वंश के सम्राट धनानंद को मार के। और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसका बेटा होता है बिंदुसार। बिंदु से याद रखिएगा, बिंदुसार। सार हमारे झारखंड में एक गाली है, दूर सार बोलते हैं ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का फिर बेटा होता है वही सम्राट अशोक, जो भारत के सबसे महान सम्राट हैं। इसी कारण भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र रखा गया है। मालूम है, भारत में सबसे महान शासक सम्राट अशोक थे, इस कारण से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक रखा गया है, अशोक चक्र। ठीक है, जो कि इस तरह से है। और अशोक चक्र में तिलियाँ भी हैं। ठीक है, इस तरह से झंडे में लगी है ना। हाँ, चलिए बताइएगा कितनी तिली है अशोक चक्र में? कितनी तिलियों की संख्या कितनी है? किसको किसको याद है बताइए। तो ये अशोक चक्र है। ठीक है, सम्राट अशोक से ही लिया गया है। चलिए, मालूम है कितना कितना तिली है? चलिए, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। क्यों खत्म हो गया? इसमें अयोग्य उत्तराधिकारी की कमी होगी। जब राजा शक्तिशाली ना हो तो उस साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय शासन का कमज़ोर होना, आर्थिक समस्या, मतलब पहला तो कारण था कि राजा अशक्तिशाली है, सबसे मेन कारण यही है। फिर जब राजा अशक्तिशाली रहेगा तो फिर धन कहाँ से आएगा? केंद्र शासन कमज़ोर हो जाएगा। आर्थिक समस्याएं आएंगी क्योंकि वह धन कमा नहीं पाएगा। विदेशी आक्रमण करने लगेगा, तब भी वह डर के भाग जाएगा। और आंतरिक आदमी भी आक्रमण करेगा, विदेशी आदमी भी आक्रमण करेगा और आपका दूसरा वाला भी राज्य को लूट लेगा। इस तरह से कुल मिला के कई सारे कारण मिला के मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। पतन मतलब समाप्ति। ठीक है, तो अयोग्य और कमज़ोर उत्तराधिकारी की कमी हो गई मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, आर्थिक समस्याएं आने लगी क्योंकि इनका जो टैक्स का सिस्टम था वह राजा सही रूप से फॉलो नहीं कर पा रहा था। विदेशी आक्रमण हुआ, आंतरिक मतलब इंटरनल वॉर हुआ। कुल मिला के इन सभी कारणों से फिर मौर्य साम्राज्य की अंत हो जाती है। 8वां हमारा प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास स्थान की चर्चा करते हुए वैदिक संस्कृति के राजनीतिक एवं आर्थिक विकास पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आर्य मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, और आर्य कौन है? तो भारत में वर्तमान में जितना भी ओबीसी और जनरल है, ठीक है, ओबीसी और जनरल, वो सभी आर्य हैं। एसटी एससी मूल व्यक्ति हैं, बाकी सभी आर्य हैं। ठीक है, जो कि मध्य एशिया से आए हुए हैं। क्या लगता है, आप भारत के मूल निवासी हैं? चलिए, एसटी एससी भारत का मूल निवासी है। ठीक है, और आर्य मध्य एशिया से आए हुए हैं, ऐसा बोला जाता है मैक्स मुलर के द्वारा। 9 नंबर में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। इसकी जुड़वा राजधानी मोहनजोदाड़ो थी। इसके प्रथम स्थल की खोज हड़प्पा की थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, और बाकी डिटेल में लिख दीजिएगा कि यहाँ के लोग मीट मांस सब खाते थे, घर अच्छा था, शहर जैसा माहौल था, व्यापारी करते थे। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया? या फिर क्वेश्चन आ सकता है, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए, इतिहास हम लोग कैसे जानते हैं? या तो किताब पढ़ेंगे या फिर कोई मूर्ति वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तभी ना जाएंगे। और ये अभी आपका 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए, रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए, जैसे गुप्त वंश पढ़ें आप, गुप्त साम्राज्य, तो आप गुप्त साम्राज्य से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए आप उसको डील कर दीजिए। आर्य पढ़िएगा, आर्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसको डील कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक टॉपिक पढ़िए और सभी का आंसर उसी टाइप से कीजिए। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए। कहा जाता है कि किताब और मास्टर आपको एक हद तक ही हेल्प कर पाएगा, उसके बाद आपकी स्वयं की बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी फ्री में पढ़िए, ठीक है, फ्री में
इसको ध्यान में मत दीजिएगा, ये जैन धर्म वाला थोड़ा सा टॉपिक आ गया है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इसका क्वेश्चन पेपर मैं एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, मेजर पेपर 3 जो है ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे, आप सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद आपका माइनर पेपर भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगा, ठीक है, कुछ कर दिया हूँ। एमडीसी भी कर दूँगा और हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी अपलोड है, हिंदी का खास करके इंग्लिश का सेमेस्टर 2 इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड है, आप देखिए सब मिल जाएगा। क्योंकि एनपीयू का एग्ज़ाम हो चुका है ना, वही सब वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप लोग उससे हेल्प लीजिए, सर्च कीजिए ज्ञान सागर के नाम से, आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।